सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज की इस ऑडियो विजुअल क्लास के अंतर्गत हम गद्य खंड में इकाई 2 भय नामक पाठ में आज गद्यांश के बारे में हम पढ़ेंगे। यह पाठ जो है निबंध विधा के अंतर्गत लिखा गया है, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बच्चों, इस ऑडियो विजुअल क्लास के पहले एक और ऑडियो विजुअल क्लास का वीडियो भेजा गया था, जिसमें हमने सीखा था कि आदर्श उच्चारण कैसे किया जाता है, आदर्श उच्चारण के साथ भाव को कैसे समझा जाता है, विचार की अभिव्यक्ति कैसे होती है और लेखक का साहित्यिक परिचय कैसे लिखा जाता है, उसके कितने बिंदु होते हैं। इन सारी बातों को हमने इसके पहले वाली ऑडियो विजुअल क्लास में हमने पढ़ा था। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने उस वीडियो को बहुत अच्छे से सुना होगा, देखा भी होगा, और उसमें जो बातें बतलाई गई थीं वो सारी बातें जो हैं बहुत सीखने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। मैंने आपको कहा था कि किसी भी विषय वस्तु को रटने के बजाय यदि आप उसे समझने का प्रयास करेंगे, समझकर सीखने का प्रयास करेंगे, तो वह विषय वस्तु आपके लिए एक लंबे समय तक के लिए याद रह सकती है। मैं बार बार कहता हूँ कि यह जितनी भी हमारी जो ऑडियो वीडियो क्लास चलती है भाषा की पाठशाला के अंतर्गत, यह एमपी बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, जो पूरे मध्य प्रदेश स्तर पे जो विद्यार्थी कक्षा 12वीं में अध्ययनरत हैं इस सत्र 2020-21 में, और जो हिंदी विशिष्ट पढ़ रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए भाषा की पाठशाला की ये जो ऑडियो विजुअल क्लास है ये महत्वपूर्ण है। तो जितने भी छात्र हैं सरस्वती शिशु मंदिर के, वो सभी छात्र तो इस ऑडियो वीडियो क्लास का लाभ तो ले रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अन्य दूसरे स्कूलों में भी, जो अन्य दूसरे विद्यालयों में भी, चाहे वो शासकीय विद्यालय हों या अन्य अशासकीय विद्यालय हों, उनमें पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी यह ऑडियो विजुअल क्लास जो है महत्वपूर्ण है। तो आप प्रिय छात्रों, आपके संपर्क में जो भी विद्यार्थी हैं या अन्य विद्यालयों में आपके मित्र हैं, उन्हें भी आप इस ऑडियो विजुअल को आप उन्हें शेयर कर सकते हैं, और ताकि वो उनको भी इसका लाभ मिले, वह भी समझें और जान सकें कि किस तरह से हम हिंदी विशिष्ट की तैयारी को कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो ऑडियो वीडियो क्लासेस जितने भी आएंगी, उन सबको आपसे मेरा आग्रह है कि आप अधिक से अधिक शेयर कराएं, उन्हें लाइक कराएं, ताकि और सब्सक्राइब कराएं, जिससे जो भी भाषा की पाठशाला के अंतर्गत ऑडियो विजुअल क्लास का वीडियो डाला जाए, वो सब्सक्राइब करने वाले विद्यार्थियों को सबसे पहले प्राप्त हो और वो उसका लाभ ले सकें। तो आज हम इस
ऑडियो विजुअल क्लास के माध्यम से हम पढ़ने जा रहे हैं, सीखेंगे कि गद्यांश की व्याख्या कैसे की जाती है। प्यारे बच्चों, यह प्रायः देखा जाता है कि हर एक विद्यार्थी गद्यांश को और उसकी व्याख्या को रटने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि चलो कहीं से भी पढ़ लिया जाए, उसको याद कर लिया जाए, रट लिया जाए, और रट करके वो उसको केवल रटता बस है। तो रटता कब तक के लिए? जब तक परीक्षा न हो जाए तब तक के लिए। इसीलिए देखा जाता है कि अधिकांश विद्यार्थी हिंदी को वर्ष भर नहीं पढ़ते हैं। वो सोचते हैं कि चलो अब एग्ज़ाम आ जाएगा, परीक्षा आ जाएगी, तो परीक्षा के 3 दिन पहले या 4 दिन पहले, क्योंकि पहला पेपर हिंदी का ही होता है, तो परीक्षा के 3 दिन पहले, 4 दिन पहले वह सभी विद्यार्थी रटना शुरू कर देते हैं। हर एक विषय वस्तु को क्रमशः प्रत्येक विषय वस्तु को रटना शुरू करते हैं। और रटते हैं तो रटते कब तक के लिए हैं? केवल परीक्षा में उसका हल करने के लिए, उसका उत्तर लिखने के लिए। और जैसे ही परीक्षा हो जाती है वो सारी बातों को भूल जाते हैं। धीरे 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 उनके दिमाग से वो सारी बातें चली जाती हैं। वो केवल यही सोच करके पढ़ते हैं कि नहीं चलो परीक्षा आ रही है, हम उसको रट लेंगे, बस उसके बाद समझने का प्रयास नहीं करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस ऑडियो विजुअल क्लास के माध्यम से आज मैं आप लोगों को यह बताने जा रहा हूं कि आपको गद्यांश की व्याख्या करने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आप लोग इसको रटेंगे नहीं, आप लोग बड़े ध्यान से इसको समझें। बहुत बारीकी से आप इसको जब समझेंगे तो आपको आपके सामने कोई भी गद्यांश यदि आ जाए तो आप निश्चित रूप से उसकी व्याख्या को लिख लेंगे। हाँ, इसमें रटने की जो बात है, रटने की जो बात आती है, तो रटने के लिए इसमें कुछ इसके जो अंग हैं, मैं इसके बाद में आप लोगों को बताऊंगा अंगों के बारे में। तो उन अंगों के बारे में, उन अंगों के विषय में आपको 2-3 बार 4 बार बारीकी से बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए पढ़ना पड़ेगा ताकि आप उसको बहुत अच्छे तरह से ठीक ढंग से समझ सकें कि उन अंगों के अंतर्गत कौन सी बात को लिखा जाता है, किस बात को स्पष्ट रूप से उसमें प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए यह आवश्यक होता है कि उन अंगों के बारे में आपको लिखना आना चाहिए। उस अंग के बारे में आपको ठोस जानकारी हो, स्पष्ट जानकारी हो, तभी आप उसमें सही नंबर ले पाएंगे। यदि आपके पास गद्यांश की व्याख्या के जो अंग हैं उसमें से जो 3 अंग हैं, उन 3 अंगों के बारे में यदि आपको स्पष्ट जानकारी नहीं है तो आपके नंबर कट जाएंगे। व्याख्या आप कर लेंगे, मुझे पता है, व्याख्या आप लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको जो बात बताऊंगा इस आधार पर आप व्याख्या बिल्कुल लिख ले जाएंगे, चाहे कोई भी गद्यांश आपके सामने आ जाए। आप उस गद्यांश की व्याख्या के बारे में बहुत अच्छे से लिख लेंगे। लेकिन गद्यांश की व्याख्या के पहले जो 2 अंग हैं, उन अंगों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको स्पष्ट जानकारी उनके बारे में रखनी पड़ेगी। जब आप उनके बारे में जानकारी ठीक तरह से रखेंगे, तभी आप उसे सही तरीके से लिख पाएंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो व्याख्या के जो अंग हैं वो कौन कौन से अंग हैं, उन अंगों के बारे में आपको पढ़ना है, समझना है, और उन अंगों का विश्लेषण कैसे किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आपको मैं बतला दूं कि आज इस ऑडियो विजुअल क्लास के माध्यम से मैं आपको सिखाने जा रहा हूं गद्यांश की व्याख्या कैसे की जाती है। इसीलिए
आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप किसी भी तरह से, किसी भी रूप से आपको गद्यांश रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझने की आवश्यकता है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की इस गद्यांश की कक्षा को कि गद्यांश कैसे सीखा जाता है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं अंग वर्णन। तो गद्यांश के कितने अंग होते हैं? तो गद्यांश के जो अंग हैं, गद्यांश की जो व्याख्या की जाती है, उस व्याख्या के जो अंग हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 अंग हैं। पहला संदर्भ। अब संदर्भ में क्या लिखा जाता है? संदर्भ के बारे में जैसे मैंने बताया ना आपको, अभी मैंने इसके पहले बात कही कि आपको व्याख्या के पहले 2 अंगों के बारे में आपको पता होना चाहिए, स्पष्ट जानकारी आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास स्पष्ट जानकारी नहीं होगी संबंधित गद्यांश के अंतर्गत, तो आपका जो यह व्याख्या है, जो व्याख्या का जो वर्णन है, जो व्याख्या आप करेंगे, ये 4 नंबर की होती है, जिसमें से यदि आपने 2 नंबर के ऊपर के संदर्भ, पहले नंबर का जो अंग है उसे आप ठीक से नहीं लिखा आपने, वो कट जाएगा, आपका 1 नंबर का नुकसान हो जाएगा। तो ये पहला जो अंग है संदर्भ, इसमें जो है पाठ के शीर्षक, यानी पाठ का शीर्षक लिखा जाता है। पाठ का शीर्षक क्यों लिखा जाता है? इसलिए कि जो दिया गया जो गद्यांश है वह किस शीर्षक के अंतर्गत लिया गया है। एक बात, यह बात स्पष्ट हो गई कि जो दिया गया गद्यांश है वो किस शीर्षक अर्थात किस पाठ से लिया गया है। आपको पाठ का नाम यानी शीर्षक पता होना चाहिए। अब ये कब पता होगा आपको पाठ का शीर्षक? पाठ का शीर्षक आपको तभी पता होगा जब आपने पूरे वर्ष भर, पूरे समय के अनुसार, जैसे इकाईवार जो पढ़ाई कराई जाती है, उस इकाईवार पढ़ाई में आपने प्रत्येक पाठ को बड़े ध्यान से पढ़ा है, उसके अंदर जो पाठ्यवस्तु है उसको वो पाठ्यवस्तु आपको ध्यान है, तभी आप बता पाएंगे कि दिया गया शीर्षक जो है अमुक पाठ से लिया गया है। ये तब बता पाएंगे आप। तो ये बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको याद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको याद रखने के लिए आपको इकाई बार, जो प्रत्येक इकाई में, 1 इकाई में, 2 इकाई, दूसरी इकाई में, तीसरी इकाई में, इकाई बार जो जो पाठ दिए हैं, यानी कहने का मतलब प्रत्येक इकाई को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, बहुत सावधानी से आपको पढ़ना पड़ेगा। तब जा कर के आप जो भी पाठ पढ़ेंगे तो पाठ के अंदर निहित विषय वस्तु को आप समझ पाएंगे कि यह गद्यांश जो है, यह अंश जो है, पाठ का जो अंश है, यह पाठ का अंश अमुक पाठ से लिया गया है। तब आप पाठ का शीर्षक संदर्भ में लिख पाएंगे। फिर दूसरा बिंदु आता है इसमें संदर्भ के अंतर्गत विधा। आपको विधा के बारे में लिखना पड़ेगा। जैसे अभी हम भय पाठ पढ़ा रहे हैं, शुरू में आपने देखा कि यह भय पाठ जो है निबंध विधा के अंतर्गत लिखा गया है। तो आपको ये विधा पता होनी चाहिए। तो जब पता होगी आपको, तो पता कब होगी? फिर मैं कहता हूँ कि जब आपने पाठ को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा, उसके प्रत्येक अंग को आपने समझ करके पढ़ा होगा, तो आपको वो चीज़ पता चल जाएगी। ठीक, ये विधा हो गई। अब विधा के बाद आती है आपका पुस्तक, आपकी पुस्तक का नाम। आप कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं? आपको पता हो कि एमपी बोर्ड में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम 2 माध्यम चल रहे हैं। अब इन दोनों माध्यमों में जो है किताबें भी अलग अलग चल रही हैं। अब आपके पास आप कौन सी किताब को पढ़ रहे हैं, या आपको आपकी पुस्तक को पता होना चाहिए। तो आप पढ़ रहे हैं, जैसे हिंदी मीडियम में जो चल रही हिंदी विशिष्ट स्वाति, ये किताब चल रही है। इंग्लिश मीडियम में जो किताब चल रही है वो है कौन सी? मकरंद, ये किताब चल रही है। अब जो इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाला जो विद्यार्थी है, तो उसको जब गद्यांश की व्याख्या करना पड़ेगा, तो वो अपनी पुस्तक का नाम मकरंद लिखेगा
और आपके सामने जब गद्यांश की व्याख्या करने के लिए प्रश्न आएगा तो आप अपनी पुस्तक का नाम लिखेंगे स्वाति। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें जो आया शीर्षक, विधा, पुस्तक का नाम, और फिर इसके बाद आता है, चौथी बात आती है लेखक का नाम। अब लेखक का नाम भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भय पाठ के लेखक कौन हैं। जैसे आपको पता है कि भय पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो इस तरह से आपका संदर्भ की बात हो। दूसरा बिंदु है प्रसंग। इसके अंतर्गत क्या? इसके अंतर्गत इसमें आप गद्यांश में निहित मूल भाव को लिखेंगे। मूल भाव को लिखा जाता है। अब मूल भाव क्या लिखा जाता है? मूल भाव क्या होता है? तो मूल भाव जो है वो कहलाता है कि गद्यांश में किस विषय को लेकर के स्पष्ट किया गई है, बात को स्पष्ट किया गया है या स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया गया है, उस बात को उसमें लिखा जाता है। तो अब जैसे आप गद्यांश जब आपके सामने आएगा तो आपको पता चलेगा कि कौन सा बात जो है उस गद्यांश में कही गई है, कौन सा मूल भाव जो है उस गद्यांश में निहित है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद जो है आपको प्रसंग समझ में आएगा। तो जब प्रसंग आप लिखेंगे तो प्रसंग को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि गद्यांश को कम से कम 2 से 3 बार आपको पढ़ना, और पढ़ने के बाद आपको जो बात उसमें समझ में आएगी वही बिंदु, वही पॉइंट या वही वाक्य जो है आप प्रसंग के रूप में लिखेंगे। तो कहने का मतलब है कि यदि आपको प्रसंग निकालना होगा, प्रसंग यदि निकालना है तो प्रसंग निकालने के लिए आपको गद्यांश को 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आप प्रसंग को निकाल पाएंगे। ठीक है। तीसरा बिंदु है व्याख्या। प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान देना, आप जब व्याख्या करेंगे तो व्याख्या करने के लिए जल्दबाजी ना करें। आप इसलिए ना करें, ये मैं मानता हूँ कि आपका जो सीक्वेंस है, जो क्रम है, उस क्रम के अनुसार आप पेपर हल करते हैं। तो पेपर हल करने के लिए आप भी सोचते हैं कि जैसा क्रम में है तो हम उसी क्रम में लिखते चले जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। जो बच्चा होशियार है, मेधावी है, तो वह इस प्रकार की गलती नहीं करेगा। उसको भले लास्ट में वो कर ले, या फिर जो क्रम है उस क्रम में वो चाहे तो एक पेज छोड़ दे, वो प्रश्न क्रमांक डाल दे। मान लीजिए 24 नंबर का प्रश्न क्रमांक है, 25 नंबर का, उसमें लिख दे प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर उस पेज में, और उसको छोड़ दे। उसको बाद में करे। बाद में इसलिए करे क्योंकि मैंने बतलाया ना आपको कि संदर्भ प्रसंग आप उसको लिख लेंगे। गद्यांश को जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस पाठ से आया है ये सारा सब कुछ लिख लेंगे आप। लेकिन व्याख्या करने के लिए आपको थोड़ा सा समय लगेगा। समय आपको व्याख्या में देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि मैंने कहा ना कि आपको रटना नहीं है, समझना है। और समझना है तो कैसे समझना, किस तरीके से समझ करके आपको व्याख्या लिखना है, वो मैं बात आपको बतला दूंगा जब हम व्याख्या को करेंगे। तो इसमें जब हम व्याख्या को करेंगे तो सबसे पहले क्या काम करना है कि हमें गद्यांश को पढ़ना, 2-3 बार जब पढ़ना। तो जब हम गद्यांश को पढ़ेंगे तो गद्यांश को पढ़ते पढ़ते ही उस गद्यांश में या उस पाठ्यांश में जो कठिन शब्द आए हैं उन कठिन शब्दों को भी हम चिन्हित कर लेंगे। जब हम उन्हें चिन्हित कर लेंगे कठिन शब्दों को, तो चिन्हित करने के साथ में क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि इस शब्द का अर्थ हमें पता नहीं है, ये हमें थोड़ा सा कठिन लग सकता है। तो चिन्हित करने से फ़ायदा ये होगा कि हमको पूरा ध्यान उसी कठिन शब्द पर लगाना है, उस कठिन शब्द का अर्थ समझना है। जब हम उस कठिन शब्द के अर्थ को समझ लेंगे तो जिस लाइन में, जिस वाक्य में वो कठिन शब्द आएगा उसके अर्थ को आधार मान करके हम उस वाक्य का जो है भावार्थ या उस वाक्य में जो निहित भाव है उसको हम व्याख्या के रूप में लिखेंगे, अपने शब्दों में, अपनी मौलिकता के आधार पर। इसलिए गद्यांश को पढ़ते समय कठिन शब्द को रेखांकित करना है। जब हम कठिन शब्दों को रेखांकित कर लेंगे तब क्या होगा,
जब कठिन शब्द को रेखांकित करेंगे तो हमें थोड़ी सी सहायता मिल जाएगी। सहायता कैसे मिलेगी? सहायता हमको इस प्रकार से मिलेगी कि हम उसके अर्थ को आधार मान करके अपनी बात को जो है अपने ढंग से प्रस्तुत करेंगे, अपनी बात को अपने ढंग से लिखेंगे। यही अपने ढंग से, अपने मौलिक रूप से लिखने की कला को, कौशल को ही व्याख्या करना कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई कौन सी? व्याख्या के अंग की। फिर चौथा अंग आता है विशेष। अब विशेष में देखिए कौन कौन सी बातें आती हैं। अब विशेष की जो बात आएगी तो विशेष में क्या करना? विशेष में के अंतर्गत जो लिखा जाता है कि इसमें प्रस्तुत गद्य में कौन सी भाषा निहित है, यानी जो पाठ्यांश है या जो पाठ है या जो गद्यांश है वो किस भाषा में लिखा गया है। तो आपको पता है कि गद्यांश जो है अधिकांश साहित्यिक और खड़ी बोली में लिखा गया है। ठीक है ना? तो ये हमें मालूम है कि साहित्यिक एवं खड़ी बोली में इसका प्रयोग किया गया। फिर इसमें इसकी जो भाषा की जो शैली है वो शैली किस प्रकार की है, समास शैली है या व्यास शैली है, इस शैली का उसमें प्रकार आपको पता हो। फिर मुहावरे, इस गद्यांश में जो गद्यांश दिया उसमें कोई मुहावरा आया है क्या, तो उसको भी रेखांकित कर लेना, उसका उल्लेख करना। यदि कोई लोकोक्ति आई है तो उसको रेखांकित कर लेना, फिर उसका उल्लेख करना विशेष में। और फिर ये वाक्य को देखना कि वाक्य कोई यदि वाक्य दिया है तो वाक्य किस प्रकार का है, सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है, ठीक, या प्रश्नवाचक वाक्य है या संकेतवाचक, कोई सा भी, यानी किसी भी प्रकार का यदि वाक्य हमको उस पर दिखता है तो रेखांकित करके उसका विशेष में उल्लेख करना। फिर शब्द के प्रकार की बात करना उसमें कि जो शब्द इसमें दिख रहे हैं, कुछ शब्द तत्सम शब्द हैं, कुछ तद्भव शब्द हैं या कुछ उर्दू हैं, विदेशी हैं, आगत शब्द हैं, किस प्रकार के शब्द हैं, तो उस शब्द के प्रकार को जानना और उसका नाम लिख करके, जैसे आशंका शब्द उदाहरण के रूप में, तो आशंका तत्सम शब्द का प्रयोग किया गया है, आशंका जैसे तत्सम शब्दों का प्रयोग इस पर किया गया, ऐसा एक पॉइंट बन जाएगा। फिर शैली का उल्लेख, गद्य की शैली का उल्लेख करना, शैली किस प्रकार की, इसमें वर्णात्मक शैली या विवेचनात्मक शैली, भावात्मक शैली, वर्णात्मक शैली, कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है, उस शैली का उसमें नाम लिख करके उसे पूर्ण करना। तो इस तरह से विशेष में इन बातों को ध्यान में रख करके विशेष लिखा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इस अंग वर्णन के साथ में आपने मेरी बात को बहुत अच्छे से समझा होगा और निश्चित रूप से आप जब व्याख्या करेंगे, अब चाहे वो परीक्षा में हो, चाहे अभी आपको फेयर कॉपी में लिखना हो, तो आप मेरी इस बात को ज़रूर अपनाएंगे और उसे मेरी बात को महत्व दे करके आप उसी ढंग से व्याख्या लिखने की कोशिश करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि इस अंग वर्णन के साथ में आप निश्चित रूप से व्याख्या को आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो अभी तक जो बातें कही गई हैं, तो आइए हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं कि कैसे हम गद्य की व्याख्या को करेंगे। तो एक उदाहरण जो है इसी पाठ का हम ले रहे हैं और मैं उसको आपको पढ़ूंगा और पढ़ करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग बड़े अच्छे से ध्यान से उस अंश को देखेंगे और देखने के साथ साथ में उसमें कौन कौन सी चीज़ों की उपलब्धता है उसे आप समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, आप उदाहरण के रूप में हमने एक गद्यांश लिया है और गद्यांश है जिसे मैं पढ़ रहा हूँ। किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ का मनोविकार होता है उसे भय कहते हैं। तो ये गद्यांश दिया हुआ है और इस गद्यांश की व्याख्या करना है। तो मैंने आपको जैसे इसके पहले बताया कि अंगों का वर्णन मैंने किया, उन अंगों के वर्णन को ध्यान में रख करके आपको व्याख्या करना है। तो जब आप व्याख्या करेंगे तो
तो व्याख्या करने से पहले आपको जो गद्यांश दिया जाए उसको आप 2-3 बार पढ़ लें। जैसा ये दिया मैंने, तो आप देख रहे हैं इसमें कि मैंने कुछ शब्दों को लाल रंग से इसमें लिखा है। वो लाल रंग से क्यों लिखा मैंने? जो बात मैंने कही ना कि जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो उसमें आए हुए कठिन शब्दों को रेखांकित करिएगा आप। तो मैंने उसी रेखांकन ना करते हुए मैंने उसके रंग को बदल दिया है। तो कहने का मतलब ये कि जो लाल रंग के जो शब्द दिए हैं वो इस अंश में कठिन हैं, यानी हम उसके अर्थ को सीधे से नहीं समझ पाएंगे। कुछ शब्द हैं जिसके अर्थ को हम समझते हैं, जिनके अर्थों को हम जान लेते हैं, सहजता से हम जान लेते हैं, लेकिन एक आध दो शब्द होते हैं जो कहना चाहिए हमको, जिसका अर्थ हमको समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहला काम क्या कि व्याख्या करने की पूर्व आपको दिए गए गद्यांश को, दिए गए पाठ्यांश को 2-3 बार पढ़ना और बड़े इत्मीनान से पढ़ना। जैसा मैंने आपको बताया कि आदर्श उच्चारण करना, आदर्श उच्चारण करके ही आपको उसे पढ़ना है। जब आप आदर्श उच्चारण करेंगे, विराम चिन्ह का ध्यान रखते हुए जब आप उच्चारण करेंगे, तभी आप जो है किसी भी वाक्य के भाव को समझ पाएंगे। आप द्रुत गति से, तेज गति से यदि आप बोलेंगे तो कभी भी भाव को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बड़े एक मध्यम स्तर के स्वर में आप उसको 2-3 बार पढ़ें और विराम चिन्ह का ध्यान रख करके पढ़ें, तो आपको भाव समझ में आएगा। तो जो मैंने कठिन शब्द मैंने लिखे हैं लाल रंग के, इनको मैंने पढ़ा। मैंने 2 बार पढ़ा गद्यांश को, 3 बार पढ़ा। 3 बार पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये जो शब्द हैं ये कठिन हैं, इसके अर्थ को मैं नहीं समझ पा रहा। तो अब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तो क्या किया, मैंने उसको रेखांकित कर लिया। अब रेखांकित करने के बाद फिर मैंने उस पर जोर दिया, बल दिया। जैसे पहला शब्द आया आपदा। अब आपदा क्या होती है, तो अब हम इधर उधर से उसको शब्दों को जोड़ेंगे। यानी देखो, अर्थ निकालने के लिए कैसे हम अर्थ को समझने की कैसे जोड़ेंगे। जैसे आपदा, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा। अब हमने उसको जोड़ लिया, प्राकृतिक के साथ हमने जोड़ लिया, प्रकृति के साथ जोड़ लिया। प्राकृतिक आपदा मतलब जैसे भूकंप आना, बाढ़ आना। तो अब इसमें क्या होगा, हमको समझ में आएगा प्राकृतिक आपदा, भूकंप आया तो क्या समस्या आई हमारे सामने। भूकंप आने से क्या हुआ, बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं, धरती कंपित हुई, धरती के कंपन के कारण जो है कहना चाहिए प्राकृतिक आपदा आई और बड़ी बड़ी इमारतें गिर गईं। अब जब बड़ी इमारतें गिरी तो क्या हुई, हमारे भवन भी गिरे। हमारे भवन जब गिरे तो हमें क्या हुआ, हमें क्या आई, कठिनाई आई। तो हम उसका अर्थ निकाल लेंगे आपदा का कि क्या होता, आपदा का अर्थ होता है कठिनाई। तो कठिन शब्दों के अर्थ को जोड़ना, उसको इस कठिन शब्द को किसी दूसरे संदर्भ से जोड़ना, इसी संदर्भ में नहीं देखना कि जिस संदर्भ में दिया हुआ है हम उसी संदर्भ में ना देखें। हम उसको किसी दूसरे संदर्भ में जब जोड़ेंगे तो हम दूसरे संदर्भ में जोड़ते ही हमको उस शब्द का अर्थ मिल जाएगा। तो जैसे हमने इसको प्राकृतिक से जोड़ लिया, प्राकृतिक आपदा से जोड़ लिया, तो प्राकृतिक आपदा से जोड़ते ही हमको उसका अर्थ समझ में आ गया। आपदा का अर्थ समझ में आया कि आपदा का अर्थ होता है समस्या या कठिनाई या मुसीबत। मिल गया हमको अर्थ, ठीक। फिर दूसरा शब्द आया साक्षात्कार। अब साक्षात्कार शब्द आया तो अब इसमें हिंदी में थोड़ा सा कठिनाई होता, तो हमको क्या है, इसी शब्द को अंग्रेजी अन्य दूसरे भाषा से भी जोड़ना। जब हम दूसरे भाषा से जब हम जोड़ेंगे तो हम उसको जब हम जोड़ेंगे तो हमें उसका अर्थ समझ में आएगा। जैसे अंग्रेजी से जोड़ लिया हमने, इंटरव्यू जोड़ा हमने। अब जैसे हम इंटरव्यू बोलेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा इंटरव्यू मीन्स साक्षात्कार लेना। इंटरव्यू का अर्थ क्या होता है, साक्षात्कार लेना, अर्थात मुलाकात करना या बातचीत करना, ठीक। फिर दूसरा शब्द आया आवेगपूर्ण। आवेग, अब कहना चाहिए जो कहना चाहिए विज्ञान के विद्यार्थी जो होंगे तो वो फिजिक्स को पढ़ते हैं, तो फिजिक्स वाले जो हैं बहुत अच्छे समझ लेंगे कि आवेग क्या होता है। तो आप उससे संबंधित आपने जोड़ा, अपने फिजिक्स से संबंधित आपने जैसे ही आपने जोड़ा तो आपको पता चल गया कि आवेगपूर्ण अर्थात गति से, तेजी से। तो आवेगपूर्ण का अर्थ हमें पता चल गया, गतिमान, तेज, इससे हमें मालूम चल जाएगा, ठीक। फिर शब्द है स्तंभ कारक। स्तंभ
मतलब कहना चाहिए आप स्तंभ का अर्थ जोड़ें, स्तंभ को ये कहना चाहिए किसी दूसरे चीज़ से रिलेट कीजिए उसको। स्तंभ क्या किसको कहते हैं? खंबे को भी कहते हैं। अब खंबा क्या होता है आपने देखा, स्थिर रहता कि नहीं रहता? जहाँ पर उसको गड़ा दिया जाता वहीं पर गड़ा रहता है, जड़ हो जाता है। तो क्या हो गया? स्तंभ कारक। तो आपने उसको खंबे को देखा कि स्थिर रहता है, स्तंभ एकदम कहीं आ जा नहीं सकता, अपनी मर्जी से हिल डुल नहीं सकता। उसे कौन लेकर के जाएगा? या तो मनुष्य लेकर के जाएगा या कोई दूसरा व्यक्ति उसको लेकर के जाएगा, वो वही करेगा। यानी व्यक्ति ही उसको इधर से उधर कर सकता, वो अपने आप नहीं हो सकता। तो जो स्थिर रहता है वो स्तंभ कारक। तो स्तंभ कारक का अर्थ हम कई उसके पर्यायवाची शब्द बना लेंगे। जड़ता कारक, अवाक कर देने वाला, स्थिर कर देने वाला, एकदम आश्चर्यचकित अचंभित रह जाने वाला। तो ये क्या है? इसका अर्थ होता है स्तंभ कारक। तो इस तरह से जब हम कठिन शब्दों के अर्थ को जब हम समझ लेंगे तब हम उसके बाद जो है व्याख्या शुरू करेंगे। अब मैंने इसमें व्याख्या लिखी है, जो टाइप किया है मैं उसको सीधे पढ़ दूंगा और उसको पढ़ने के बाद जो है आपको थोड़ा सा मैं उसके बारे में समझाऊंगा, तो उसे आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है। अब व्याख्या करते समय आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये मैंने इसमें व्याख्या अपने ढंग से लिखी है। आपकी भाषा अलग हो सकती है, आपका लिखने का तरीका अलग हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि जैसा मैंने लिखा है, जैसा गाइड में लिखा है, आप उसको वैसा ही लिखने का प्रयास करें, यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। व्याख्या में आपकी मौलिकता ही चाहिए। ये व्याख्यात्मक जो प्रश्न दिए जाते हैं वो आपकी मौलिकता को देखने के लिए ही दिए जाते हैं कि आपने वर्ष भर हिंदी पढ़ी है तो आपने क्या पढ़ा, आपकी भाषा कहना चाहिए अच्छी हुई है कि नहीं हुई, आपकी विचार अभिव्यक्ति शैली बढ़ी कि नहीं बढ़ी। ये इसलिए व्याख्यात्मक प्रश्न दिए जाते हैं। तो इसलिए यह ज़रूरी नहीं है, मैंने कहा ना कि आपको व्याख्या को रटने की आवश्यकता नहीं है। व्याख्या को आप अपने शब्दों में ही लिखेंगे। आपको अपने कहना चाहिए अभिव्यक्ति क्षमता को ही प्रस्तुत करना है, आपको अपनी लेखन शैली को ही प्रकट करना है इस प्रश्न के माध्यम से। इस प्रश्न का उद्देश्य ही यही होता है। अब यदि आपने रट लिया, आपने देखा कि गाइड से आपने पढ़ लिया, बिल्कुल रट्टा मारते चले गए, अब रट्टा मारते हुए आपने उसको पढ़ लिया, अब उसको पता चला कि अब आप उसको भूल गए। अब भूल गए तब क्या होगा? उस समय आप फिर कुछ का कुछ लिखेंगे। जो बात उसमें, जो संदर्भ उसमें आपको कहना चाहिए वो आप ना कह करके, वो आप ना लिख करके कुछ दूसरा लिखना शुरू कर देंगे, फिर अपने मन से उस समय लिखेंगे। तो जब आप अपने मन से उस समय जब लिखेंगे तब आपके पास ना तो ठीक तरह से शब्द आएंगे, ना ही आप उस ठीक तरह से वाक्य का प्रयोग कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको व्याख्या करने से पहले आप कठिन शब्दों के अर्थ को समझ लीजिए। जिसने कठिन शब्दों के अर्थ को समझ लिया, ये मान के चलिए कि वह व्याख्या को अपने शब्दों में अच्छे से लिख लेगा, निश्चित है ये। उसे व्याख्या रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं फिर दोहराऊंगा कि व्याख्या को आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, इसमें आपकी अभिव्यक्ति क्षमता देखी जाती, इसलिए प्रश्न दिया जाता है। तो जो व्याख्या मैंने लिखी है मैं उसको यहाँ पर पढ़ता हूँ। तो इसकी व्याख्या की है कि भय का शाब्दिक अर्थ है डर। डर हृदय में उत्पन्न वह भाव है जो व्याकुलता तथा आश्चर्य को जन्म देता है। अतः आने वाले दुख अथवा मुसीबत की कल्पना से उत्पन्न मनः स्थिति का नाम भय है। जब प्राणी का सामना आने वाले दुखों से होता है तब उसके मन में एक अजीब सी व्याकुलता और आश्चर्यजनक मनोभाव जागृत होता है। इसी मनोभाव को साहित्य में भय के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार दुख या हानि की कल्पना ही भय है। तो ये आपने देखा, ये मैंने व्याख्या अपने तरीके से की।
अपने ढंग से मैंने की। अब अपने ढंग से मैंने क्यों की? क्योंकि मुझे कठिन शब्दों का अर्थ पता चल गया था और मैं उन कठिन शब्दों के अर्थ को आधार मान करके इसे अपने शब्दों में मैंने लिखा, अपने तरीके से लिखा है। तो आपको भी यही सूत्र अपनाना है जो मैंने आपको बतलाए हैं, और व्याख्या करने का तरीका भी इसी प्रकार से होगा और इसी रूप में आपको व्याख्या को समझना है, जैसा मैंने आपको बता दिया, और उसे समझते हुए आप व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। ठीक है? तो प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ कि आप सभी लोग जो हैं आज की इस ऑडियो विजुअल क्लास के माध्यम से जो मैंने बताया कि गद्यांश की व्याख्या कैसे की जाती है, इस विषय वस्तु को आपने बहुत अच्छे से सुन लिया होगा, बहुत अच्छे से आपने समझ लिया होगा। तो मैं आपको एक मूल्यांकन के रूप में, आपकी एक छोटी सी परीक्षा के रूप में देना चाहूँगा कि जो मैंने गद्यांश बताया है, जो आपको गद्यांश की व्याख्या करने का तरीका बताया है, उसे आपको एक अभ्यास के लिए मैं एक गद्यांश दे रहा हूँ। उस गद्यांश को आपको पढ़ना है, ध्यानपूर्वक समझना है और उसकी व्याख्या करना है, जो आप अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। ठीक है? तो यह जो गद्यांश दिया गया है, ये आपके लिए गृह कार्य के रूप में है, अभ्यास के रूप में है। इसे आप लिखेंगे और लिख करके मुझे अपनी कॉपी में दिखाएंगे। तो मैं इस ऑडियो विजुअल क्लास को इसी आशा और विश्वास के साथ विराम दूंगा कि इसके माध्यम से जो मैंने आपको विषय वस्तु बताई है, समझाई है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जा कर के कमेंट्स कर सकते हैं, और जो मेरे विद्यार्थी हैं वो मुझसे सीधे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। तो पुनः बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंदी, वंदे मातरम।